देखो बच्चा, हम लोग जो है हेतुआभास के संदर्भ में देख रहे थे कि हेतुआभास कितने प्रकार का होता है। 5 प्रकार का। तीनों ग्रंथ में हमने देखा था कि मेरी जहां भी आवाज अगर ब्रेक होगी या कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है ना। हाँ बच्चा लोग। जी सर। ठीक। चलो, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था हेतुआभास के संदर्भ में, पहले तो हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, हेतुआभास का जो डेफिनेशन तर्क भाषा में मिलता है। फिर हमने देखा कि हेतुआभास जो 5 प्रकार का होता है वो तर्क भाषा में किस किस नाम से जाना जाता है। और हमने देखा कि तर्क संग्रह में किस नाम से जाना जाता है, तर्क संग्रह में क्या है हेतुआभास। ठीक, उसका नामकरण देखा। साथ ही साथ फिर न्याय सिद्धांत मुक्तावली में देखा, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो हेतुआभास है वो क्या है, किस रूप में है, उसके लिए क्या कोटेशन प्रयोग किया गया है। तो तीनों ग्रंथों में आप ध्यान रखेंगे हेतुआभास जो है किस किस रूप में वर्णन है, नामकरण क्या प्राप्त होता है, और उसका जो कोटेशन प्रयोग किया गया है तीनों ग्रंथों में वो ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ हेतुआभास का डेफिनेशन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो पहला हेतुआभास है सव्यभिचार, जिसका दूसरा नाम अनेकांतिक भी है। ये जो है सव्यभिचार या और अनेकांतिक, इसके जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, साधारण, असाधारण और अनुसंधारी। सव्यभिचार हेतुआभास के जो 2 भेद साधारण और असाधारण है, ठीक है, ये तीनों ग्रंथों में प्राप्त होता ही है सब विचार। लेकिन अनुसंहारी जो है, जो तीसरा भेद, वो तर्क भाषा नहीं मानता है, यानी तर्क भाषाकार में अनुसंहारी का वर्णन नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो तर्क संग्रह तर्क भाषा है वो तीनों भेद, तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत तीनों भेदों को मानता है। ये चीज हम लोगों ने कल स्पष्ट भी किया था। फिर हमने देखा भी था कि जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, इसमें जो सव्य विचार या अनेकांतिक है, इसके जो 3 भेद कौन कौन से हैं, उसका क्या कोटेशन प्रयोग किया गया न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, ये देखा हमने। ठीक, उसके बाद ध्यान से सुनना एक बार। साधारण हमने देखा था, साधारण होता है क्या है। ठीक है, तीनों ग्रंथों के हिसाब से साधारण सव्य विचार हेतुआभास क्या है। हेतुवाद क्या होता है कि हेतु के समान दिखाई देने वाला, वास्तव में वो हेतु नहीं होता है, हेतु जैसा लगता है। ठीक है, किसी भी अनुमान वाक्य में वो हेतु दिया जाएगा, लेकिन वो वास्तव में वो हेतु जो है किसी साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता है, या कई कई कंडीशन में क्या होता है, पक्ष में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पक्ष में घटित नहीं हो पाता है। इस प्रकार के जो हेतु है, ठीक है, वो हेतुभास कहलाते हैं। जिसमें हमने देखा था कि साधारण क्या होता है। हमने देखा है कि साधारण क्या होता है कि जो हेतु साध्य में दिखाई ही ना दे, संभव ही, ठीक है, साध्य के अभाव में भी, सॉरी, साधारण का मतलब जो साध्य के अभाव में भी दिखाई दे, यानी साध्य भाववत, साध्य अभाववत वृत्ति साधारणो अनेकांतिक। ये हमने तर्क संग्रह में देखा है। सेम डेफिनेशन जो है तर्क भाषा में, वैसा ही जो है व्याख्यात्मक रूप में न्याय सिद्धांत मुक्तावली में देखा था। यानी कल हम लोगों ने साधारण देख लिया था, उसी प्रकार से असाधारण क्या होता है, ठीक है, अनुपसंहारी क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में मिलता है। फिर हमने देखा विरुद्ध नामक क्या होता है, विरुद्ध हेतुआभास क्या होता है, तीनों के ग्रंथों में, तीनों ग्रंथ में विरुद्ध का क्या डेफिनेशन है। ठीक, फिर सत प्रतिपक्ष प्रकरण सम या प्रतिपक्षित जो है हेतुआभास वो क्या होता है। और अंतिम जो चौथा जो है कालतिपदिष्ट या बाधित, ये हमने देखा। और फिर उसके बाद जो है 5वां नंबर आज जो हम लोग देखेंगे, असिद्ध। असिद्ध हेतुआभास क्या होता है, चलो कौन बताएंगे, किसको कहेंगे असिद्ध। हाँ, और जैसा कि नाम से भी आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो बताएंगे असिद्ध हेतुआभास क्या है। हाँ बच्चा, कौन बताएंगे। हेलो। जो सिद्ध ना हो असिद्ध। अच्छा, जो सिद्ध ना हो, ओके। हाँ, कोई और कोशिश करेंगे। जिसका निश्चित हेतु ना हो। जो जो साधन रूप में विद्वान ना हो। साधन भूत में विद्यमान ना हो। चलो, यानी जो हेतु दिया जा रहा है वह हेतु क्या किसी भी साध्य में, साध्य के रूप में लिंगत्व, लिंग का मतलब क्या, लिंग का मतलब पहचान, यानी उस हेतु के द्वारा दिए गए अनुमान वाक्य में जो हेतु प्रयोग किया जाएगा वह हेतु, ठीक, किसी का भी लिंग नहीं बनेगा, अनिश्चित लिंग वाला होगा। यानी जैसे हम लोग देखते थे कि धूम का जो लिंग, यानी धूम की पहचान किससे हो, धूम किसकी पहचान कराता है, अग्नि की। ठीक है,
तो असिद्ध नामक जो हेतुआभास है, इसमें जो भी हेतु दिया जाएगा उसके द्वारा कभी भी आपको साध्य संभव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अभी कि असिद्ध नामक हेतुआभास क्या आता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है तर्क भाषा में कि लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्ध, यानी असिद्ध नामक हेतुआभास वह होता है जिसके द्वारा लिंगत्वेन यानी किसी की पहचान निश्चित हो ही नहीं सकती है, यानी दिए गए हेतु के द्वारा क्या होता है किसी भी शादी की पहचान कर पाना संभव ही नहीं है। जैसे यहाँ पे इसके जो 3 भेद हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला है आश्रय असिद्ध, आगे देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। दूसरा है स्वरूप असिद्ध हेतुआभास, और तीसरा है व्यापत्वा असिद्ध नामक हेतुआभास। इसे कोशिश करेंगे आप सभी क्रम से याद करने के लिए, ठीक है। और ये चीज मैं हमेशा दोहराता हूँ कि जब भी किसी का भी भेद हो, चाहे वो एक दो या दो से अधिक जहाँ पे भी भेद हो जाए, कोशिश करेंगे उसे क्रम से याद करने के लिए। ये भेद याद हुआ बच्चा आप लोग को? हाँ, असिद्ध नामक हेतुआभास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, किसे याद हुआ? देख लो जल्दी से। याद हुआ सर। चलो सुझाव मुझे भी याद हो गया भैया। बताना सुजाता। याद हो गया भैया। ये आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यापक सिद्ध। वेरी गुड। ये आश्रय का मतलब क्या समझते हैं? हाँ बताओ, चलो आश्रय मतलब किसी का आश्रय लेकर बताया जाए। किसी के शरण में लेकर बोला जाना। ओके, यानी जैसे कि नाम में उसका क्या होगा, उसका डेफिनेशन आप बता सकते हो, ठीक है। कि आश्रय असिद्ध हेतुआभास यानी वह हेतुआभास, ठीक है, जिसमें जो भी हेतु दिया जा रहा है वह हेतु आश्रय यानी शरण, यानी जो उसका बेस है, जो आधार दिया जा रहा है, वो बिल्कुल जो है फिट ना बैठे। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसका कोई डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ना है, मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल ही दिया गया है। जैसे गगनार अरविंदम सूरभि, और यहाँ पे जो हेतु दिया गया अरविंदत्वात्, जैसे सरोज सरोज अरविंदवत। चलो बच्चों, अब आप लोग यहाँ बताइए कि यहाँ क्या पक्ष है, क्या हेतु है, क्या साध्य है इस कोटेशन में, इस एग्जाम्पल में कौन बताएंगे? गगनार अरविंदम, गगन प्लस अरविंदम सूरभि। हाँ, और यहाँ जो भी हेतु है या पक्ष है बताइए, कौन बताना चाहेंगे? हाँ चलो, आप लोग में से कौन बताएंगे? अरविंदवात क्या करके वो हेतु है शायद, पंचमी है उसमें। हाँ बिल्कुल, अरविंदत्वात् पंचमी व्यक्ति हो गया। सरोज अरविंदवत, ये तो उपमा दिया जा रहा है कि जैसे तालाब में जो है कोई कमल या कोई पुष्प होता है, ठीक है, उसी के समान। आगे बोलो, ये तो हेतु हो गया। हाँ नहीं तो अरविंदत्वात् का मतलब हेतु हो गया। हाँ आगे। गगन इसका साध्य होगा ना। गगनार विंदम क्या है ये? भैया ये गगन अरविंद पक्ष है ये। पक्ष ये क्या है? पक्ष है। गगनार या गगन अरविंदम ये पक्ष है। बहुत सुंदर। आगे आगे बताओ। और भी साध्य है। इसका साध्य सुगंध कर रहा है ना, इसलिए वो साध्य होगा। इसका हिंदी क्या मीनिंग हुआ? हिंदी बताओ। आकाश में जो वो आकाश का जो कमल है वो सुगंधित है, सुगंधित है क्योंकि वो कमल, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि वो कमल है इसीलिए वो सुगंध है, सुगंधित। जैसे जल में होता है, जैसे सरोवर में उत्पन्न जो पुष्प है या कमल है, जैसे वो सुगंधित होता है, उसी के समान यहाँ पे वत लगा है, उसी के समान गगनार अरविंदम सुरभि, उसी के समान जो है जो आकाश में खिला हुआ जो पुष्प है, जो कमल है, वो भी क्या है? सुगंधित है। आप बताओ, यहाँ पे जो बेस बताया जा रहा है, जो आधार है कि कमल कहाँ पे है, बताओ कमल कहाँ पे बताया जा रहा है? आकाश में। आकाश में। तो बताओ, जो आश्रय है जहाँ पे जो पक्ष बताया जा रहा है, क्या वो उस पक्ष में कभी भी साध्य संभव हो पाएगा? नहीं भैया, नहीं होगा ही नहीं आश्रय।
हाँ, इसका मतलब जो भी हेतु है वह हेतु क्या हो रहा है, बिल्कुल पक्ष में घटित ही नहीं हो रहा है, यानी आश्रय में वो हेतु बिल्कुल फिट बैठ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या ये समझने के लिए है, एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये आश्रय असिद्ध है या स्वरूप असिद्ध है या विपत्व असिद्ध नामक हितोभास। ये समझ में आया, यानी यहाँ पे जो भी हम आश्रय ले रहे हैं, जो भी बेस है, वो क्या उसमें कभी भी हेतु फिट नहीं बैठ पा रहा है, इसका मतलब ये क्या आश्रय असिद्ध नामक हेतोभास। एग्जाम्पल याद रहेगा बच्चा लोग आप लोग को? कोई समस्या है इसमें? नहीं भैया, ये समस्या नहीं है, समझ आ गया इसमें तो। चलो ये बताओ, जो दूसरा नंबर है स्वरूप असिद्ध हेतुभास, स्वरूप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ये स्वरूप है इसका? हाँ, मतलब क्या समझते हैं स्वरूप का मतलब, बताओ। जैसे जैसे कि आश्रय जो असिद्ध, हाँ, मिट्टी से मिट्टी से घड़ा बना है, किसको देखा जाता मेरे बताओ, बारी कोई एक जना बोलो, कोई एक भैया जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना है, तो हम कह सकते हैं जो घड़ा है वो मिट्टी का स्वरूप है। ओके, ये कहा। और बच्चे लोग और बताओ आप लोग। जो भैया चक्षु इंद्रियों से ग्रहण होता है। सर जो ये शब्दों गुण चाक्षुत्वात है ना, इसमें जो चाक्षुत्वात है ना वो गलत है, इसकी जगह श्रावणत्वात आना चाहिए कि शब्द का जो गुण है वो श्रावणत्वात है, ना कि चाक्षुत्वात है। चलो आपने तो ये समझा दिया है स्वरूप अस्तित्व। स्वरूप शब्द का मतलब क्या हो, बस ये बताना है आप लोग को। स्वरूप कि ये स्वरूप है, बस किसको कहेंगे? आइडेंटिकल हो सकता है, जो हमें देख के पता लगे। हाँ, यानी उसके रूप को देखकर, ठीक है, ये कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वो कैसा दिखता है, ठीक है, वो हो गया स्वरूप। यानी किसी के बारे में बताना कि इस तरह का जो है वो रूप है, आकृति है, ठीक है, या उसका लक्षण ये है, ठीक। तो एक प्रकार का कि वह हेतुभास जो उसके स्वरूप को बता ही ना पाए, ठीक है, यानी उसके लक्षण को, उसके परिभाषा को, उसके रूप को, ठीक है, यानी जो हेतु दिया जा रहा है वह हेतु उसके स्वरूप में ही ठीक नहीं बैठ रहा हो। पहला वाले में हमने देखा कि आज से यानी जो आधार है वो आधार में जो है वो हेतु दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे वाले में जो हेतु होगा वो हेतु उसके स्वरूप में, उसके लक्षण में, ठीक है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। जैसे यहाँ पे मोनिका ने जो बताया बिल्कुल सही, शब्द गुण, ठीक, शब्द गुण है, चलो, लेकिन कारण क्या दिया जा रहा है? चाक्षुषत्वात्, कि शब्द गुण है, क्यों? क्योंकि उसे आंखों से देखा जा सकता है। अब बताओ कि जो हेतु दिया जा रहा है वह हेतु कभी भी पक्ष में घटित है? बताओ बच्चा लोग आप लोग। नहीं भैया, क्योंकि नहीं। उसको सब कुछ सुनेंगे या मतलब ग्रहण करेंगे, लेकिन उसे आंखों से थोड़ी ना देखेंगे, तो ये गलत है यहाँ पे। यानी जो स्वरूप दिया जा रहा है, जो शब्द के बारे में बताया जा रहा है, शब्द का रूप ऐसा होता है, क्या वो पॉसिबल ही नहीं है? यानी जो हेतु यहाँ पे, वह हेतु कभी भी पक्ष के रूप में पक्ष को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वह स्वरूप बिल्कुल गलत है। अर्थात यहाँ पे जो हेतु के द्वारा, जिस हेतु के द्वारा शब्द के स्वरूप को बताने का प्रयास किया जा रहा है, वह हेतु पक्ष में घटित ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो समस्या यहाँ तक कर दोगे ना आप लोग? मैचिंग के लिए आएगा तो मिस्टेक तो नहीं करोगे? हाँ चलो, यहाँ तक कोई समझ, ये समझ आ गया है, ये हो जाएगा ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब है तीसरा, व्यापत्व असिद्ध नामक हेतुभास। ये क्या होता है बच्चा लोग, कौन बताएंगे? ये जो ये व्यापत्व असिद्ध या व्यापत्व असिद्ध नामक हेतु, ये क्या होता है? उससे पहले उपाधि समझना होगा, उपाधि क्या होता है। हाँ बच्चा, तो बताएंगे उपाधि क्या होता है? इसको कहेंगे उपाधि। जो किसी से मिलती है, उपाधि जो किसी से मिलती है, किसी प्रॉपर एक आपके टैलेंट को लेकर, ऐसा तो कुछ नहीं। किसी का प्रभाव, किसी का प्रभाव, किसी का टैलेंट, ओके, दो चीजें। और दर्शन में, ठीक है, जो आकाश आपने बताया वो लौकिक में यूज करते हैं हम लोग। दर्शन के हिसाब से उपाधि क्या होता है, जो आपने वेदांत सार में भी पढ़ा है आप लोगों ने? वो नहीं था अज्ञान से रहित, अज्ञान से सहित, ये वाली उपाधि, तो मतलब उससे उसकी तो प्रभाव हुआ ना।
हाँ उसके यानी किसी न किसी कार्य के प्रभाव के कारण, ठीक है। चलो, उपाधि का मतलब समझिए कि किसी कार्य के कारण होने वाला अन्य कार्य, अन्य कार्य, ठीक है। उपाधि क्या किसी कार्य को प्रभावित करता है। जैसे अब जो है अग्नि और धूम के बीच में बात करते हैं। धूम जो है कब उत्पन्न हो सकता है, इसका कारण धूम को उत्पन्न करने वाला क्या हो सकता है। ऐसे तो नहीं होता है कि आग जलाए सीधे धूम, अग्नि धूम का कारण है। अब धूम कैसे उत्पन्न होता है ये होता। गीली लकड़ी हो या फिर जो साधन हो वो प्रॉपर नहीं हो, मतलब गीला हो या हाँ, सूखा ऐसे। तो हेतु है, ठीक है। दर्शन में क्या है उपाधि कि किसी कार्य के कारण यानी किसी कार्य को उत्पन्न करने के पीछे जो रीजन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उपाधि के मतलब है कि जो हेतु है वो हेतु भी किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता हुआ, किसी न किसी, ऐसे तो उत्पन्न तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये धुआं कब दिखाई देता है, अगर बचपन में या फिर कभी आपने गांव देहात के प्रदेश में रहे होंगे तो गीली लकड़ी को जलाते तो क्या उत्पन्न होता है, यार धुआं। लेकिन भैया हाँ, भैया लेकिन जब जंगल में जो बांस होते हैं वो आपस में टकराते हैं, वहां पे तो गीली लकड़ी नहीं होती, उनमें भी तो आग लग जाती है, धुआं निकलता है, तो फिर हम वहां तो सिर्फ डायरेक्ट अग्नि दिखाई दे देते, जैसे एलपीजी गैस में भी डायरेक्ट अग्नि दिखाई देती। मैं बात वहां पे कर रहा हूँ कि जहाँ पे धूम उत्पन्न होता है किसी न किसी कारण से, जी भैया। वही उपाधि कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये जो धूम और अग्नि के बीच के संबंध में, तो धूम को उत्पन्न करने के लिए हर समय किसी न किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार जो है बिना धूम के अग्नि भी उत्पन्न हो जाता है, जैसे आपने संगीता ने एग्जाम्पल भी दिया। तो व्यापत्व अस्तित्व नामक हेतुवाभास क्या है कि देखो इसका डेफिनेशन पढ़ो। चलो निधि पढ़ना व्यापत्व अस्तित्व नामक हेतुवाभास का। तो उपाधि को हेतु व्याप्त असिद्ध व्याप्त असिद्ध कर। हाँ देखो, व्यापत्व अस्तित्व नामक हेतुवाभास वह होता है जो हेतु उपाधि से युक्त हेतु। अब उपाधि क्या होता है इसके लिए आपको नीचे में ये कोटेशन पढ़ना होगा। ये कोटेशन जो है ना नीचे जो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। आकाश बाबू पढ़ना इसको। यानी वह हेतु जो उपाधि से युक्त होता है वह क्या कहलाता है, व्यापत्व अस्तित्व नामक हेतुवाभास कहलाता है। अब इसको उपाधि को समझने के लिए यहाँ आ जाइए। हाँ चलो बताओ, पढ़ो आकाश। पर्वतो धूम वाह वही मत्वादि यत्रिंद्रिय संयोग उपाधि। हाँ कि ये जो पर्वत है धूम से युक्त होने के कारण हम जो कहते हैं कि ये पर्वत अग्नि वाला भी है। इसके पीछे उपाधि क्या है कि अत्र ईंधन संयोग, अत्र आद्र ईंधन संयोग इति उपाधि। आद्र जो गीला ईंधन है, जो गीली लकड़ी है, उसका जो है संयोग जो होता है, जब आप जलाते हो तो क्या उत्पन्न होता है, धूम उत्पन्न होता है। और यही क्या है, आद्र ईंधन का संयोग, गीली लकड़ी का जो आपस में संयोग होता है, ठीक है, जो जलता है, वही क्या कहलाता है, उपाधि। और ये उपाधि से युक्त जो भी हेतु होगा, ठीक है, यानी आद्र ईंधन के संयोग करने पे क्या होगा, धूम उत्पन्न होगा। और धूम हमारे क्या होता है, हेतु होता है। तो ये जो हेतु आप दिखाई, जो धूम है, क्या हर जगह आद्र ईंधन संयोग पॉसिबल है, ये बताओ। हर जगह जो धूम उत्पन्न होगा या हर जगह धूम जो उत्पन्न नहीं होगा, क्या हर जगह आद्र ईंधन का संयोग पॉसिबल है, बताओ। नहीं। नहीं। उसने किसी सीमित क्षेत्र तक ही, जैसे कि आपने संगीता ने जो बताया कि बांस आपस में जो है टकराते हैं तो डायरेक्ट आग लग जाती है, ठीक है। तो वहां तो धूम उत्पन्न नहीं होता है। तो यही कह रहा है कि व्यापत्व अस्तित्व नामक वह हेतु, व्यापत्व अस्तित्व नामक वह हेतुवाभास जिसमें जो हेतु दिया गया होगा वो किसी न किसी उपाधि, किसी न किसी कारणवश से वो हेतु उत्पन्न होता होगा, ठीक है। यानी हर जगह वो व्याप्त नहीं होगा, ठीक है। यानी जो दिया गया हेतु होगा वो हर जगह एक जैसा ही दिखाई दे, हर जगह वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा हेतु जो उपाधि से किसी न किसी कारण बस ही वह हेतु उत्पन्न होता हो, ठीक है, वैसा हेतुवाभास व्यापत्व अस्तित्व नामक हेतुवाभास कहलाता है। इसमें जो आपको क्या याद रखना है
व्यापकत्व सिद्ध नामक हेतुवाद में एक तो डेफिनेशन, दूसरा उपाधि का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। कई बार मैचिंग के लिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा गया है कि आद्र ईंधन संयोग ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उपाधि होता है। एक और डेफिनेशन आपको ये मिलेगा तर्क संग्रह में ही मिलेगा ये। चलो अब मैं देखता हूँ आप लोग कितना बता पाओगे इसमें। चलो कीला पढ़ना है इस वाले डेफिनेशन को, एक तो नीचे डेफिनेशन पढ़ा, अब एक ये पढ़ो। साध्य व्यापक तवे सदी साधन साधन व्यापक त्वम उपाधि। व्यापक है क्या व्यापक है, देखो साधन न में आ की मात्रा है या नहीं है, देखो ध्यान से। साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम उपाधि। अब बच्चा आप लोग बताओ कि यहाँ पे अग्नि और धूम में साध्य क्या है और साधन क्या है, बताओ चलो। साध्य हमारी अग्नि है, साधन हमारा धूम है। ठीक, और ये साध्य और साधन समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ चलो, साध्य और साधन क्लियर है आप लोग को ना? जैसो जो चीज आप हेतु और है ना। अब ये बताओ मुझे, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से सोचना कि धूम और अग्नि, ठीक, इन दोनों में सबसे अधिक बार कौन दिखाई देता है? धूम दिखाई देगा भैया। धूम भैया। इसके ना रहने पर भी वो दिखाई देता है, इन दोनों के बीच में से बताओ। हमेशा धूम क्या अग्नि होगा, हमेशा दिखाई क्या होगा? अग्नि होगा, अग्नि अग्नि होगा ना। देखो धूम और अग्नि के बीच में अगर संबंध देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि धूम हो तभी अग्नि हो। धूम नहीं भी रहता तब भी, धूम रहता तो तब तो अग्नि रहता ही रहता है। लेकिन अगर धूम का अभाव है तब भी अग्नि रहता है या नहीं रहता, ये बताओ। रहती भैया रहता है। इस कंडीशन के हिसाब से बताओ कि अधिक क्षेत्र में कौन रहेगा, अधिक स्थान पे या अधिक स्थानों पे कौन ज्यादा दिखाई देगा? अग्नि ज्यादा दिखाई देगी। अग्नि के विषय में क्या कहा जा रहा है कि धूम के रहने पे अग्नि तो रहेगा ही रहेगा, और धूम के ना रहने पे भी अग्नि रहता है। ये इसका मतलब अग्नि का क्षेत्र क्या व्यापक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। अब इसी बात को यहाँ उपाधि के फॉर्म में देखिए, क्या कहा जा रहा है? साध्य के व्यापक होने पर, यानी साध्य आपका क्या हो गया? अग्नि। यदि अग्नि बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत हर क्षेत्र हर जगह अग्नि दिखाई दे सकता है, धूम के अभाव में भी दिखाई देगा, धूम के रहने पर भी अग्नि दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि साध्य के व्यापक होने पर, साध्य का हर जगह फैला होना या फिर व्याप्त होने पर साधन क्या हो जाता है? कभी कभी साधन का अव्यापक, यानी साध्य के व्यापक होने पे साधन क्या हो जाता है? अपने आप सीमित क्षेत्र में होने लगता है। साधन का अव्यापक पदार्थ क्या कहलाता है? उपाधि कहलाता है। यानी जरूरी नहीं है कि हर जगह यदि अग्नि है तो उसका मतलब हर जगह वो साधन अर्थात वो हेतु होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी जैसे जो एग्जाम्पल हमने देखा था, व्याप्ति करके भी देखा था, ठीक है। यानी अग्नि क्या होता है? अधिक क्षेत्र में रहता है, इसका जो व्यापक है अधिक, व्यापकत्व क्या है इसका? अधिक है। किसका अधिक है? अग्नि का या हेतु का? अग्नि का। वेरी गुड। तो उपाधि क्या होता है कि यदि साध्य अधिक होगा तो साधन अपने आप क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा, वो क्या अव्यापक हो जाएगा। यही क्या कहलाता है? उपाधि कहलाता है। अब साधन अव्यापक जो है क्यों होता है? क्योंकि साधन को उत्पन्न करने के लिए, जैसे हेतु को अर्थात धूम को उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? कोई आर्द्र ईंधन चाहिए, गीला ईंधन, गीली लकड़ी चाहिए, तभी धूम उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं उत्पन्न होगा। नहीं तो डायरेक्ट जैसे एलपीजी गैस में आप देखते हो, एक लाइटर लगाते हो सीधे हमें अग्नि दिखाई देने लगता है, वहां धूम दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन वही आप लकड़ी जलाते हो, गीली लकड़ी थोड़ी सी, तब धूम वहां दिखाई देता है, ठीक है। यानी हर उपाधि क्या होता है कि धूम को उत्पन्न करने के पीछे जो रीजन है, जो पदार्थ है, वही क्या कहलाता है? उपाधि। तो दोनों डेफिनेशन जो है, हाँ मतलब बोलो। लाइटर वाला एग्जांपल है, लाइटर इसमें साधन होगा, उसका क्षेत्र असीमित, उसका जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया,
और जो वहाँ पे वो अग्नि प्रज्वलित करेगा वो उसका क्षेत्र बड़ा हो गया, यही हो गया ना भैया इसमें अग्नि हमेशा व्यापक रहेगा, अर्थात साध्य हमेशा व्यापक रहता है, ये जी ध्यान भैया। रखना। साधन का क्षेत्र जो है कम रहेगा, हर जगह धूम वो नहीं दिखाई बिजली देगा। से लगती है ना आग, उसमें भी वो नहीं होता धुआं। किसमें किसमें? जो चिंगा मतलब बिजली से लगती है, इलेक्ट्रिसिटी से आग, उसमें नहीं होती है वो। उसमें भी धूम नहीं होता है। ठीक है बच्चा, ये चीजें अभी आपने जो पढ़ा, उपाधि क्या है, दो डेफिनेशन आपने देखा, और व्यापकत्व अस्तित्व हेतुभास भी आपने देखा कि वह हेतु जो उपाधि से युक्त होता है, यानी हेतु को उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई उसका कोई कारण बनता हो तभी वो हेतु उत्पन्न हो, वही हेतुभास क्या कहलाता है? व्यापकत्व अस्तित्व नामक हेतुभास। ठीक है, और इसके यहाँ पे एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, और साथ आदि ईंधन का संयोग क्या कहलाता है वो, और ये जो है साध्य अगर व्यापक है तो साधन क्या हो जाता है? अव्यापक होता है, यही क्या कहलाता है? आपका उपाधि कहलाता है। यहाँ तक कोई समस्या? अब कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। अब यहाँ पे चलो, हाँ इस स्टैंड को डिम्पल पढ़ना। साध्य समान अधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। चलो बच्चा, अभी जो आपने उपाधि में क्या क्या शब्द देखा, उपाधि के डेफिनेशन में आपने नया नया शब्द क्या क्या देखा, ये बताओ। उपाधि के डेफिनेशन व्यापक अव्यापक तो पहले से। हाँ देखो, साध्य व्यापकत्व, ये एक तो ये देखा, एक साधन व्यापकत्वम, ये दो शब्द देखा उपाधि के डेफिनेशन में, आदि ईंधन संयुक्त प्रतीक कीजिए। अब इसमें साध्य व्यापक क्या होता है और साधन व्यापकत्वम क्या होता है, अब इस चीज को नया शब्द है तो इसको डिफाइन करते हैं इसमें। तो उसी में ये पूछा भी गया एग्जाम में, ये पूरा कोटेशन दे दिया गया है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में यहाँ पे पूछ दिया गया साध्य व्यापकत्वम का डेफिनेशन क्या होगा, और साधन व्यापकत्वम का, साधन अव्यापकत्वम का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चा लोग, ये क्या है? साध्य व्यापकत्वम है, तो ये क्या है? साधन अव्यापकत्वम है। अ लगा हुआ है या नहीं, ये बताओ। हाँ जी भैया। ध्यान रखना कि जल्दबाजी में बिल्कुल मत करने के, साधन व्यापकत्व लगाए हुए आप सही करके आ जाओ, गलती करके, वो चीज ध्यान रखना। कि पहला डेफिनेशन हम देखते हैं कि उपाधि क्या है, कि साध्य व्यापकत्व का डेफिनेशन क्या है। देखो क्या क्या कह रहा है कि साध्य समान अधिकरण अत्यंत अभाव अप्रतियोगित्वम इति साध्य व्यापकत्वम। अब मुझे बताओ कि अत्यंत अभाव क्या होता है? हाँ, जिसका भी तीनों कालों में अभाव हो। तो उसमें अप्रतियोगी सब लग गया, तो क्या मतलब, क्या साध्य कभी भी हमेशा अभाव हो सकता है? जो अग्नि का जो है क्षेत्र जो है, ठीक है, अग्नि क्या हेतु जो है, हेतु के रहने पर हेतु के रहने पर साध्य तो दिखाई देता ही है, और साथ हेतु के ना रहने पर भी, धूम के अभाव में भी धूम के अभाव में या हेतु के अभाव में भी साध्य दिखाई देता है या नहीं देता है, ये बताओ। देता है, इसीलिए प्रतियोगी का शब्द का प्रयोग किया है। वही साध्य व्यापक क्या होता है कि साध्य के समान अधिकरण में रहने वाला जो हेतु है उसका अभाव हो या ना हो, ठीक, हेतु रहे या हेतु का अभाव हो, ठीक है, फिर भी उस कंडीशन में जो अग्नि रूपी जो साध्य है वो दिखाई देता ही है। इसी चीज को थोड़ा सा दार्शनिक तरीके से यहाँ पे, साध्य समान अधिकरण, यानी साध्य के साथ रहने वाला समान अधिकरण में, यानी साध्य के साथ कौन रहता है? हेतु रहता है। वह हेतु अभाव का जो प्रतियोगी नहीं होता, यानी जरूरी नहीं कि हेतु रहे ना रहे तब भी अग्नि उत्पन्न हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हेतु के रहने पर भी साध्य दिखाई देगा, हेतु के रहने ना रहने पर भी साध्य हमें दिखाई देगा। अर्थात कहना ये चाह रहे हैं कि साध्य हमेशा जो है हेतु के अपेक्षा, अर्थात साधन के अपेक्षा अधिक क्षेत्र में व्याप्त होता है। ठीक, यही आपका क्या कहलाता है? साध्य व्यापकत्वम कहलाता है। और यह डेफिनेशन कहाँ प्राप्त होता है? ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हो साध्य व्यापकत्वम, तर्क भाषा में होता है भैया। देखो तर्क संग्रह में होगा, एक बार देखो तर्क संग्रह में है।
तर्क संग्रह में भैया। ठीक है, इस तर्क संग्रह की बात की जा रही है, नोट कर जी लीजिएगा। भैया सॉरी दर्द संग्रह में कोई है। बात नहीं। ठीक है, अब साधन अव्यापकत्व का डेफिनेशन देख लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, दोनों को डेफिनेशन में देखोगे तो एक छोटा सा अंतर है, बाकी लगभग सेम ही है। हाँ, निहारिका पढ़ना इसको, साधन अव्यापकत्व का डेफिनेशन। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी, इसमें साध्य वाले में भी साध्य अव्यापकत्व आ रहा और नीचे वाले में नहीं, देखो ना, ये साध्य व्यापकत्व है और नीचे वाले में साधन हाँ अलग अलग है ना, अलग अलग। देखो हाँ आ की मात्रा को ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे है साधन अव्यापकत्व में। चलो, तो यानी हमेशा जो है साध्य के अपेक्षा साधन क्या होता है, अव्यापक ही होता है, कम क्षेत्र में ही होता है। इसी बात को यहाँ पे देखो कितने बढ़िया ढंग से कहा जा रहा है। हाँ निहारिका पढ़ो इसको। साधन साधन विनिष्ठ अत्यंत भावा प्रतियोगित्व साधन अव्यापकत्व। हाँ, साधन क्या होता है ये बताओ कि साधन के साथ साधन क्या है? साधन किसको कहेंगे? ठीक है, तो ये कह रहा है कि साधन से युक्त यानी जो भी साध्य है, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई साध्य है, उसमें यदि कोई साधन है तो उसका अत्यंत अभाव का प्रतियोगी, यानी जरूरी नहीं है कि साध्य को उत्पन्न करने में जो साधन है उसका हमेशा जो है हमेशा उसका बने रहना, यानी उसकी सत्ता अर्थात अन्वय व्याप्ति उसकी जरूरी नहीं है कि साध्य को उत्पन्न करने में, ठीक है, साधन हमेशा जो है उसका अभाव बिल्कुल ना हो, ऐसा भी संभव नहीं है। हमेशा क्या होता है, साधन होगा तो साध्य बिल्कुल दिखाई देगा, साधन नहीं भी होगा, अत्यंत उसका अभाव भी होगा, तब भी क्या होगा, आपका जो है साध्य दिखाई देगा। तो इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि साधन अवनिष्ठ अत्यंत अभाव। दोनों के डेफिनेशन में आप लोगों को क्या अंतर लग रहा है और क्या एक जैसा लग रहा है? हाँ बच्चों बताओ। वहाँ समान अधिकरण था, यहाँ साधन वनिष्ठ है। हाँ, यहाँ पे अत्यंत अभाव, ठीक है, यहाँ पे भी अत्यंत अभाव है। उसके अलावा और क्या लग रहा है? अत्यंत अभाव के अतिरिक्त और क्या लग रहा है? प्रतियोगित्व समान है, यहाँ निष्ठा है। यहाँ पे अप्रतियोगित्व में है, बच्चा ध्यान से, अप्रतियोगित्व में यहाँ पे क्या है? प्रतियोगी। ठीक है, तो बच्चे लोग अगर डेफिनेशन दिया जाए, ठीक है, तो बारीकी से देखिएगा कि संधि युक्त पद है तो उसको ध्यान से, साध्य समान अधिकरण, ठीक, अत्यंत अभाव अप्रतियोगित्व, यहाँ पे साधन अवनिष्ठ अत्यंत अभाव, ठीक, प्रतियोगित्व, यहाँ पे भ में क्या आखिरी मात्रा नहीं है, अप्रतियोगित्व नहीं है बल्कि प्रतियोगित्व है। अब प्रतियोगिता या प्रतियोगित्व का मतलब क्या होता है चलो? प्रतियोगित्व किसी भी पद के साथ प्रतियोगी शब्द अगर ऐड हो जाए तो क्या मतलब है? बताओ बच्चा। जैसे मान लीजिए कि तीन दिवस कोई शब्द है उसके साथ प्रतियोगी ऐड हो गया तो इसका क्या मतलब हो जाता है? रात्रि। रात्रि, यानी प्रतियोगी शब्द क्या कर देता है, जस्ट उसको उल्टा कर देता है, विपरीत अर्थ को बता देता है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन आपने जो पढ़ा कि उपाधि का डेफिनेशन या फिर व्यापकत्व सिद्ध का जो डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है, दोनों के डेफिनेशन में, उपाधि के डेफिनेशन में जो एक शब्द आया साध्य व्यापक और साधन व्यापक, ये क्या होता है वो आपने पढ़ा। दोनों के डेफिनेशन में क्या विशेष अंतर है वो अंतर को ध्यान रखिएगा। पहले वाले में क्या अप्रतियोगी शब्द है, दूसरे वाले में प्रतियोगी शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी चीज को जो है यहाँ पे जो है एक और डेफिनेशन आगे चल के कि उपाधि से युक्त जो वहनी इत्यादि है, ऐसा जो है वहनी इत्यादि में जो हेतु है, जो साधन है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि हर जगह वो व्याप्ति ही हो, वो कभी कभी अव्यापक भी हो जाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, व्यापकत्व अस्तित्व नामक हेतुभाव। तो ये वाला डेफिनेशन भी ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला जो डेफिनेशन है ये भी डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन एक जैसा ही है, बस वहाँ पे वहनीमत्व दिया गया, वहाँ पे हेतु दिया गया। ठीक है, दोनों डेफिनेशन को आप लोग याद रखेंगे। और आद्य ईंधन का सहयोग क्या कहलाता है ये ध्यान रखेंगे।
और साधन साधन व्यापक होता है तो साधन अव्यापक हो जाता है। इन दोनों का जो है सहयोग अर्थात आद ईंधन का सहयोग उपाधि कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, काफी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलो कोई समस्या? भैया इसमें ना पहले वाला तो खूब अच्छे से आ गया उपाधि वाला, लेकिन जो ये दूसरा आपने इसमें अंतर बताया ना, ये दूसरे वाले में मुझे अंतर नहीं समझ आ रहा है, क्या अंतर है? ये देखो, इसमें अप्रतियोगी शब्द लगा हुआ है, इसमें प्रतियोगी शब्द लगा हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। अत्यंत अभाव तो दोनों में है। जी ये चीज भैया। थोड़ा सा बारीक से ध्यान रखिएगा। इस साधन व्यापक में अप्रतियोगी है और साधन व्यापक में जो है, साधन अव्यापक में जो है प्रतियोगी है। बस इतना ध्यान रखिएगा। तर्क भाषा में एक और आगे चला गया है, ठीक है। ये सब चीजें जो आपने देखा है ये सब तर्क संग्रह में है। ये जो पूरा इस पीडीएफ में देख रहे हो ये सब तर्क संग्रह में है। तर्क भाषा में एक स्टेप और आगे चला गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कहते हैं कि व्यापत्व सिद्ध नामक जो हेतुआभास है दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसका नाम क्या क्या है? व्यापत्व सिद्ध नामक हेतुआभास के दो भेद हैं। ये कौन मानता है? भाषा क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है? व्याप्ति, ग्राहक, प्रमाण, अभाव। और दूसरा क्या है? उपाधि शब्द भावार्थ। हाँ, तो बस इसमें मैंने आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। कि तर्क भाषाकार के अनुसार व्यापत्व सिद्ध नामक जो हेतुआभास है इसके दो भेद हैं, व्याप्ति, ग्राहक, प्रमाण, अभावात। दूसरा उपाधि सद्भावात। ये बस दो नाम याद रखिएगा। इसमें जो है विशेष रूप से उपाधि के दो भेद तर्क भाषाकार के अनुसार कौन कौन? यदि इसको समझना भी चाहो तो समझ सकते हो। शब्द क्षणिका सत्वाद क्या मतलब है बच्चा? आप लोग हेतु, साध्य, पक्ष इत्यादि बताओ इसमें। बताओ बच्चा। साध्य तो वो है ना शब्द, हाँ, सत्ववाद हो जाता है। हेतु भैया साध्य में क्षणिका है और पक्ष शब्द है, हेतु सत्ववाद है। शब्द पक्ष है, सॉरी सर। हाँ, तो साध्य साध्य ज्यादा करते करते नीतू जो है हर शब्द में साध्य समझ रही। मैंने इसमें जो इसके दो नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये चीजें जो है तर्क भाषा में विशेष रूप से व्यापत्व सिद्ध नामक के दो भेद हैं। इसी चीज को न्याय सिद्धांत मुक्तावली में देखोगे, इसे एक कोटेशन के फॉर्म में दिया गया है कि जो व्यापत्व सिद्ध नामक जो हेतुआभास है, और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कोटेशन दे दिया गया, पूछा गया कि किस ग्रंथ में वर्णन है। तो देखो, जब भी इस फॉर्म में हो, कोटेशन के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको बारीकी से ध्यान रखिएगा। जो चीजें अभी हमने पढ़ा है कि जो असिद्ध हेतुआभास है इसके तीन भेद होते हैं, ठीक है। आश्रय असिद्ध पहला है, दूसरा है स्वरूप असिद्ध और तीसरा व्यापत्व असिद्ध। ये जो तीनों मिलकर जो है इसके तीन भेद है असिद्ध नामक हेतुआभास के। ये जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में एक कोटेशन के फॉर्म में इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो जहां पे भी कोटेशंस वाले फॉर्म हो कि तीनों ग्रंथों में किस किस रूप से जो है वो असिद्ध नामक हेतुआभास का या किसी भी हेतुआभास का जो है वहां पे प्रूफ किया जा रहा है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में देखोगे तो यहाँ पे आश्रय असिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्यापत्व सिद्ध के विषय में भी तीनों के विषय में वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पे आश्रय असिद्ध ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये सब न्याय सिद्धांत मुक्तावली के हिसाब से है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कौन पढ़ेंगे आश्रय असिद्ध का न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार? पढ़ू सर? आप पढ़ो सुजाता, बताना भी जो अभी आपने आश्रय, स्वरूप और व्यापत्व सिद्ध इत्यादि का पढ़ा है। सर पक्ष सिद्धि यत्र पक्ष भवेन मणिमयो गिरिहि हृदय द्रव्यम धूमवत्वात्। ये क्या पढ़ा? फिर से पढ़ना। पक्ष सिद्धि पढ़ा या पक्ष असिद्धि? सर पक्ष असिद्धि यत्र पक्ष भवेन मणिमयो गिरिहि। हाँ, क्या मतलब हो गया? पक्ष असिद्धि यत्र पक्षो भवेद मणिमयो गिरि। मणिमयो एग्जाम्पल है। चलो, क्या मतलब समझ रहे बच्चा लोग आप लोग? मणिमयो गिरि, मणिमय युक्त गिरि क्या मतलब है?
हम्म ये जो है यहाँ पे जो पक्ष दिया जा रहा है, क्या वो सिद्ध हो पाएगा? हाँ चलो बताओ क्या मतलब, पहले मतलब बता दो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। ये गिरी मतलब तो पर्वत होगा शायद, यानी कि मणियों वाला पर्वत। मणि से युक्त पर्वत, बताओ अब ये जो पक्ष में जो बताया जा रहा है कि ये जो है पर्वत मणि से युक्त है, संभव है? वहाँ नहीं है पे भैया, उसका क्योंकि ये इसमें गलत है, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी ना, इसलिए असिद्ध है, ये तो होगा ही नहीं मणि इसमें। कहीं पर्वत में दिखाई देता है? जैसे आकाश में पुष्प दिखाई नहीं देता है, पर्वत पे मणि हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं भैया। तो ये जो है आश्रय क्या है, यानी पक्ष में सिद्ध हो ही नहीं पा रहा है, वही यहाँ पे पक्ष असिद्ध यत्र, जहाँ पे पक्ष में जो दिया जा रहा है, जो हेतु है, जो साध्य है, वो बिल्कुल सिद्ध ना हो पाए। ठीक है, वो क्या सर होना मणि चाहिए, वो कहाँ क्या होता होता है फिर? है मणि? आपने बहुत सारे ये कहानी सुना होगा कि सांप के जो है क्या नाम है उसका, एक विशेष सांप है नागमणि। नागमणि। ठीक है, मणिमयो गिरी। तो पर्वत विशेष पे कभी ऐसा तो नहीं देखा है कि मणि वगैरह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से डिटेल से वर्णन करते हैं कि कैसे गिरी में मणिमय गिरी नहीं हो सकता है, का क्या रीजन है। तो मैंने बस यहाँ पे आप लोगों को बस एग्जाम्पल के तौर पे और इसका डिफिनेशन के तौर पे थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब इसी चीज का दूसरा जो स्वरूप अस्थिर हेतुआभास है, चलो अगला पढ़ो इसको। स्वरूप अस्थिर हेतुआभास कौन पढ़ेंगे? काम नहीं पढ़ो इसे। हृदोद्रव्यम धूमवत्वाद असिद्धिर थाप्रा हाँ स्वरूपा देखो, से। हाँ बस बस बस। यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग, द्रव्यम धत्वाद, क्या मतलब है बच्चा लोग? जो स्वरूप दिया जा रहा है क्या वो सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, बताओ। हाँ चलो। इसका ना मीनिंग नहीं पता। हाँ? हिंदी पता चल जाए तो 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 हिंदी, हृदय शब्द का मतलब क्या होता है? हृदय, महाहृदय, हृदय, हृदय। जो हृदय हमारा हृदय होता है। हृदय नहीं है, हृदय है। हाँ में री की मात्रा द, यह होता तब ना दिल होता। आप लोग को पहले मैंने बताया भी था, महानस, हाँ मानस और महाहृदय तालाब। तो जो तालाब है, जो सरोवर है, ठीक है, द्रव्यम, ठीक है, धूमत्वाद, कि जो तालाब है वो द्रव्य है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या दिया जाए, धूमत्वाद, उसमें धूम होने के कारण। ये बताओ जो स्वरूप बताया जा रहा है ठीक है या गलत है? ठीक भैया, गलत है वो स्वरूप, तालाब गलत है उसमें। द्रव्य हो नहीं सकता, क्यों? उसका रीजन क्या दिया जा रहा है, धूमत्वाद। गलत है, स्वरूप यहाँ पे संभव ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल? हाँ भैया समझ आ गया। तो चलो एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, तीनों ग्रंथों में किस रूप से दिया गया है। ठीक है, और न्याय सिद्धांत मुक्तावली हो या कोई भी ग्रंथ हो, उसमें इन हेतुआभासों के विषय में किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से व्यापत्वा अस्थित नामक जो तीसरा है, नील धूम आदि के भवेद, जो नील धूम इत्यादि है, ये हर जगह जरूरी नहीं कि नील धूम ही दिखाई दे। ऐसा तो नहीं कि जब भी जलाएंगे इसे आद्र ईंधन को, नील रंग का जो है धूम उत्पन्न होगा। ये क्या ये हर जगह पॉसिबल है? भैया बताओ। नहीं भैया, हर जगह नहीं दिखता। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि ये जो व्याप्त है हर जगह जो है नहीं होगा। ठीक है, ये तीन प्रकार की जो चर्चा है, आश्रय, स्वरूप या व्यापत्व, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में किस रूप में वर्णन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुमान वाले पार्ट पे जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेहनत कर सकते हो, कि तीनों ग्रंथों में हेतुआभासों के विषय में अनुमान के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, क्या क्या डेफिनेशन है, और इस तरह से आज आप लोग का ये पूर्ण रूप से अनुमान वाला पार्ट समाप्त होता है। आप लोग का दायित्व है कि इन विषय को कितने गहराई से आप समझते हैं और इसे जो है पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, याद करने का। ठीक है बच्चा, तो इससे आप लोग जितना टाइम दीजिएगा इस अनुमान वाले पार्ट पे, ठीक है, 2 दिन 3 दिन। अब मैं इस अनुमान वाले पार्ट पे आप लोग से
टेस्ट लूंगा। जैसे रात को 10 बजे से होता है ना, तो किसी दिन रात को 10 बजे सारे बच्चों के साथ अनुमान वाले पाठ का जो है टेस्ट होगा आप लोग का। तो बताओ आप लोग ईमानदारी से किस दिन देना चाहोगे रात को 10 बजे टेस्ट? एक दिन चाहिए पढ़ने के लिए, 2 दिन या 3 दिन? और थोड़ा जल्दी बताना, फोन डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा। तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अनुमान के लिए। चलो आज 27 तारीख है, मुझे भी एक हफ्ता का भैया टाइम, मुझे भी चाहिएगा। एक हफ्ता का टाइम है आप लोग को, एक हफ्ता में हो जी जाएगा भैया। ना? हाँ जी भैया। कर लेंगे। ठीक है, एक हफ्ता बोले तो आज 27